हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम जलवायु का पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो भारत का भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका फोर्थ चैप्टर है। इससे पिछले सेशन में हमने भारतीय ऋतुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिकली 4 ऋतुओं के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें पहली शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु दूसरी, और तीसरी थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, और फोर्थ वन थी मानसून के निवर्तन की ऋतु। उनके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद में जो डायग्राम थे इंडिया के, एक तो वार्षिक वर्षा से संबंधित और दूसरा वर्षा की परिवर्तितता से संबंधित, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इनके रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्षा की परिवर्तितता है, कौन से रीजन में ज़्यादा होती है, कौन से में कम होती है, उनका पर्टिकुलर लोकेशन भी देखेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, भारत की परंपरागत ऋतुएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली भारतीय कैलेंडर और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके आधार पर जो मंथ है और उसके अनुसार जो 6 ऋतुएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें भारतीय कैलेंडर है वो सूर्य आधारित है, सॉरी, भारतीय कैलेंडर चंद्रमा आधारित है, चंद्र आधारित है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य आधारित है, जिसमें जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है। और जो भारतीय कैलेंडर है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। जो हिंदू नववर्ष है उसमें जो न्यू ईयर है वो चैत्र में आता है। और जो वेस्टर्न कल्चर का ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें जो न्यू ईयर है वो जनवरी में आता है। ठीक है। लेकिन हम जो भारतीय ऋतुएं हैं उनको वसंत से स्टार्ट करते हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऐसे पढ़ते हैं। तो उसमें भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु है जो चैत्र माह से चैत्र माह से रिलेटेड है। ठीक है। तो प्रत्येक ऋतु है वो 2 महीने के टाइम पीरियड से चलती है। जैसे वसंत ऋतु है वो चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, और वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, हेमंत ऋतु माघ शीष और पौष, और शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन। ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है। प्रत्येक जो ऋतु है वो 2 महीने के हिसाब से चलती है। तो 12 महीने में टोटल 6 ऋतु हो गई। ठीक है। तो इसके बारे में एक बार डिटेल से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। द्विमासिक 6 ऋतुएं मतलब जो 6 ऋतुएं हैं उनको प्रत्येक को 2-2 महीने के हिसाब से बांटा गया है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। कहने का मतलब एक प्रोसेस चलता है, एक जो क्लाइमेटिक कंडीशन है स्टेबल चलती है कि वसंत ऋतु में क्लाइमेट अलग होगा, ग्रीष्म ऋतु में क्लाइमेट अलग होगा, वर्षा ऋतु में क्लाइमेट अलग होगा। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो विंड की डायरेक्शन है उनमें वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है। तो इसके अनुसार इन ऋतुओं को अनुभव किया जाता है। लेकिन ऋतुओं की ये व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। अब प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि दक्षिणी भारत में जो समकारी प्रभाव है जलवायु के वो पाए जाते हैं। समकारी प्रभाव का मतलब है कि वहाँ पर जैसे उत्तरी भारत में हम समर सीजन और विंटर सीजन को फील करते हैं। कहने का मतलब एक्सट्रीम समर सीजन होती है, एक्सट्रीम विंटर सीजन होती है। टेम्परेचर कभी तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और कभी टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उत्तरी भारत में। वहीं दक्षिणी भारत से हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे समकारी जलवायु प्रभाव पाया जाता है। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था तिरुवनंतपुरम का। तो उसमें तिरुवनंतपुरम में ग्रीष्म ऋतु का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस पड़ा था। और वहीं पर शीत ऋतु का टेम्परेचर है तिरुवनंतपुरम में उसी लोकेशन पर वो है 29.5 डिग्री सेल्सियस पड़ा था। तो जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है सदर्न पोर्शन में वो मुश्किल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास थी। तो वहाँ पे समकारी प्रभाव पाया जाता है। समकारी का मतलब है कि समान प्रभाव पाया जाता है, टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो ऋतुओं का पैटर्न है ये केवल और केवल उत्तरी और मध्य भारत में ही फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है। तो ये जो ऋतुओं का पैटर्न है उसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। पहले तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन बदलते पैटर्न और कंपटीशन के हिसाब से कभी क्वेश्चन पूछ ले कि वर्षा ऋतु में जो भारतीय कैलेंडर के कौन कौन से महीने आते हैं। ठीक है। तो श्रावण भाद्र और ये 4 महीने, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। तो इसको याद रखने का एक बेसिक तरीका है। ठीक है। कोड है जो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है। वी, जी, वी, एस, एच, एस, ये कोड है। वसंत वसंत से शुरू होता है, और जो सूर्य आधारित चंद्र आधारित कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर उसमें चैत्र से शुरू होता है। ये महीने आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं है तो भी।
और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें मार्च से शुरू होता है। बेसिकली हमारा जो न्यू ईयर पैटर्न है, ठीक है, वो जनवरी से शुरू होता है, तो ये गलती नहीं करनी है। वसंत ऋतु, जो पहला पॉइंट है वो वसंत ऋतु। जो ऋतु, 6 ऋतुएं हैं उनमें पहली ऋतु वसंत है, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार तो चैत्र और वैशाख मंथ में आती है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें मार्च और अप्रैल के मंथ में आती है, ठीक है। तो ये, एक तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट और पहली ऋतु, और जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीना, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पहला महीना, ये तीन चार चीज़ें याद रखनी है। बाकी इंडेक्स सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी यदि प्रॉपर महीने याद है तो। ये महीने डिफिकल्ट है, बाकी ये तो सबको ही कॉमन चीज़ है, ठीक है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा का वितरण। अब जो कल हमने भारत में मॉनसून पढ़ा था, जिसमें हमने शीत ऋतु में भी वर्षा पढ़ी थी, जो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है, उसको भी हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। उनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि अरब सागर की शाखा से कौन से रीजन में बरसात होती है, बंगाल की खाड़ी वाले जो ब्रांच है उससे कौन से रीजन में बारिश होती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है उसमें है कि वर्षा का वितरण। अब जो कल हमने वर्षा के बारे में पढ़ा था, उसका जो पैटर्न है इंडिया में वो क्या है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, कौन से रीजन में कम होती है, कौन से में ज़्यादा होती है, उसके बारे में देखते हैं। कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 125 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसा कि आपको चित्र 4.11 है वो हमने कल देख लिया था, एक बार और देख लेंगे। ये भारत में वार्षिक वर्षा, ठीक है। अब वर्षा के वितरण के आधार पर भारत में जो रीजनल क्लासिफिकेशन किया है वो बेसिकली 4 पार्ट में किया है, जिसमें पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तीसरा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब पहले सबसे अधिक वर्षा होती है उस रीजन को देखते हैं। कि अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। अब अधिक वर्षा वाले रीजन को देखते हैं। तो ये सेवन सिस्टर वाला पोर्शन है, जिसमें सिक्किम भी इंक्लूड है। और दूसरा जो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पोर्शन या वेस्टर्न कोस्टल एरिया, पश्चिमी तटीय रीजन है, और पश्चिमी घाट का पश्चिमी पोर्शन है, वहां पर होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उसके बाद में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, मध्य पूर्व, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछारी घाटी, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, ये जो मणिपुर वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो कभी कथन और कथन में दे देगा स्टेटमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और दूसरा पोर्शन तो ये दिख रहा है आपको कि जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, पूर्वी घाट का, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, कोरोमंडल कोस्ट वाला, और हिमालय से संलग्न दक्षिणी जो मैदान है, हिमालय से जो शिवालिक जो रेंज है उसके साउथ में जो पोर्शन है, तराई रीजन। और उसके बाद में ये प्रायद्वीपिक जो भारत का उत्तरी पूर्वी पोर्शन है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट है न्यून वर्षा के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये वाला पूरा पोर्शन, ये जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, और उत्तराखंड के उत्तरी पार्ट वाला, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये साउथ वाला पोर्शन। उसके बाद में तीसरी जो बेल्ट है वो है प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। एक तो कोल्ड डेजर्ट हो गया लद्दाख वाला,
उसके बाद में ये हॉट डेजर्ट, ये थार का मरुस्थल, और प्रायद्वीपीय पठार का मध्य भाग दक्कन ट्रैप वाला पोर्शन है, वहां पर है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक की सीमित है। जो बर्फ गिरती है वो इंडिया में केवल हिमालय रीजन में गिरती है। उसके बाद में जो मैदानी पठारी दूसरी जगह कहीं पर नहीं गिरती है। बर्फ जो हिमपात होती है वो केवल हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है उसमें। उसके बाद बोल रहा है कि मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रतिरूप को पहचानिए। जब हमने देखा था कल, इसमें डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था कि अरब सागर से जो मानसूनी पवनें आती है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा इस वाले पोर्शन में होती है। एक बार इस मैप में देखते हैं। सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो इस वाले पोर्शन में होती है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी। और बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है उसके बारे में बात की थी। कोलकाता में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और बाद में पटना, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली तक यहाँ पे वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, तो ये जनरल पैटर्न है वर्षा का। उसके बाद में नेक्स्ट है वर्षा की परिवर्तिता। जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है उसके बारे में है कि भारत की वर्षा का एक विशेष लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकल्पित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है उसको इंडिकेट करने का एक फॉर्मूला है, जिसमें है कि विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा मध्य इंटू 100। ठीक है, तो विचरण गुणांक का मान वर्षा के मध्य मान से हुए विचलन को दर्शाता है। कहने का जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी उतनी ज्यादा वर्षा में परिवर्तित होगी। और वेरिएबिलिटी यदि दो विचरण गुणांकों के बीच में गैप कम होगा तो वर्षा की जो वेरिएबिलिटी है वो भी कम रहेगी। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम, पहला रीजन कौन सा है, 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। जो 25% से कम वेरिएबिलिटी है रेनफॉल की वो इस वाले रीजन में पाई जाती है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, वापस रीजन देखते हैं कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, गंगा के मैदान, पूर्वी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पर 15 से 30% जो परिवर्तित है उसको दर्शाया गया है। तो ये वाला पूरा बेल्ट है जो 25% से कम परिवर्तिता वाला रीजन है। उसके बाद में दूसरा, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा है 50% से अधिक परिवर्तिता वाले क्षेत्र, उसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग तथा दक्कन पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ये वाला पोर्शन, ये वाला प्रायद्वीप पठार का आंतरिक भाग, तो एक मिनट, ये राजस्थान का पश्चिमी पोर्शन है ये, और उत्तर में ये लद्दाख वाला पोर्शन है, कोल्ड डेजर्ट वाला। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है कि इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब जहाँ पर 25% से कम परिवर्तिता होती है वहां पर वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लेकिन जहाँ पर 50% से अधिक परिवर्तिता है, वेरिएबिलिटी 50% से ज्यादा है, तो वहां पर वर्षा क्या होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी। उसके बाद में भारत के शेष भाग में परिवर्तिता 25 से 50% तक होती है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा है जो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो ये है कि तीन पोर्शन है परिवर्तिता के, जिसमें पहला है 25% से कम, दूसरा है 50% से अधिक, और जो चौथा है वो 25 से 50 के बीच में है। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत के जलवायु प्रदेश। इसको देखते हैं। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, यद्यपि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। अब कहने का मतलब भारत की जो हमने शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया है, वहाँ पर मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन यदि रीजनल लेवल पर बात करें तो वहाँ पर जलवायु में विविधता देखी जाती है, वेरिएबिलिटी देखी जाती है एक रीजन के कंपेयर दूसरे रीजन से। ठीक है, यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। अब फॉर एग्जाम्पल
उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात करें, ठीक है, तो दक्षिणी भारत में क्या टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, आर्द्रता भी हाई रहती है। लेकिन दक्षिणी भारत की तुलना में उत्तरी भारत में टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी आती है। शीत ऋतु में टेम्परेचर कम रहता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है। वहीं पर मानसून सीजन में आर्द्रता बढ़ जाती है और ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता घट जाती है, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष में भी विविधताएं हैं। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्लाइमेट के जो मेन एलिमेंट है दो तापमान और वर्षा है। यदि इनमें उतार चढ़ाव होता है तो किसी रीजन में जलवायु परिवर्तन होता है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं, जिसमें कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। कहने का मतलब जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे विद्वानों ने किया था। जैसे एक तो कोपेन हो गया, उसके बाद में ट्रिवार्ता है, थॉर्नफेट है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के संदर्भ में है वो कोपेन वाला थोड़ा ज़्यादा सूटेबल है, तो इसको डिस्कस करते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं, ठीक है। कोपेन ने इंडिया को 5 जलवायु प्रकारों में बांटा है, ठीक है, 5 रीजन में बांटा है, ठीक है। और जो जो बेसिक फैक्टर थे उनमें पहला था टेम्परेचर और दूसरा था प्रेसिपिटेशन वर्षण, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन था। इसमें पहला रीजन है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वहाँ की विशेषता क्या है कि तापमान पूरे वर्ष सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। दूसरा प्रकार है शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम है। कहने का मतलब टेम्परेचर तो हाई रहेगा लेकिन वर्षा बहुत कम होगी, इसीलिए शुष्क दशाएं होती है। शुष्कता कम होने शुष्कता कम होने पर ये अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, शुष्कता अधिक होने पर ये मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। जलवायु तो शुष्क प्रकार की है, ठीक है, लेकिन यदि टेम्परेचर भी हाई रहता है और यदि किसी रीजन में यदि थोड़ी बहुत जो रेनफॉल है वो हाई रहती है तो वहां पर क्या है कि अर्ध शुष्क टाइप की जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय टाइप की जलवायु पाई जाती है। लेकिन किसी और रीजन में वर्षा तो बिल्कुल ही नाम मात्र की होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन टेम्परेचर पूरे साल हाई रहता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हॉट डेजर्ट का डेजर्ट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। शुष्कता अधिक होने पर ये मरुस्थल होते हैं। उसके बाद में तीसरा है गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। अब सबसे ठंडे महीने का तापमान है जो 18 डिग्री और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उसके बाद में फोर्थ वन है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी वो सबसे गर्म महीना होगा, समर सीजन का सबसे एक्सट्रीम लेवल होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होगा, ठीक है। और विंटर सीजन का एक्सट्रीम लेवल है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वो उस प्रकार की जलवायु को हिम जलवायु बोलते हैं। और पांचवी है बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। एक तो मेजर रीजन है, ठीक है, और उसके बाद में भी जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है उसके हिसाब से वापस इनको उप वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए तथा डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए जो अल्फाबेट लिए हैं, एक तो कैपिटल लिया है और एक इसमें स्मॉल टाइप का लिए हैं, ठीक है। जो कैपिटल एस है वो अर्ध मरुस्थल को इंगित करता है और कैपिटल डब्ल्यू है वो मरुस्थल को इंगित करता है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया है, ठीक है। जो मेजर क्लाइमेटिक रीजन है वो तो क्या है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इंगित किए गए हैं, ठीक है। और जो सब डिवीजन किए हैं जलवायु के उनमें उन्होंने अंग्रेजी को जो स्मॉल लेटर थे उनका प्रयोग किया। जैसे एफ का मतलब है पर्याप्त वर्षण या फुल प्रेसिपिटेशन, एम का मतलब है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, कहने का मतलब एम का मतलब मानसून ड्राई,
उसके बाद में डब्ल्यू का मतलब है शुष्क शीत ऋतु, कहने का मतलब विंटर ड्राई। उसके बाद में एच का मतलब है शुष्क और गर्म, ठीक है, ड्राई एंड हॉट। सी का मतलब है 4 महीने से कम अवधि में औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है। जो 4 महीने का लगातार टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उस वाले रीजन को स्मॉल सी के नाम से इंगित करते हैं। उसके बाद में जी है गंगा तुल्य जलवायु, ठीक है, गंगा के मैदान वाले रीजन में जो जलवायु पाई जाती है उसको जी से इंडिकेट किया है कोपेन ने। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब कोपेन ने पांच रीजन, 5 प्रकार लिए जलवायु के, ठीक है, और भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्टर है, इनको याद रखने की थोड़ी जरूरत है। उसके बाद में सारणी 4.1 और चित्र 4.13 एक बार इनको देख लेते हैं पहले। ये मैप दे रखा है और उसमें ये इंडेक्स दे रखी है। इसमें है कि ए कैपिटल है, एम और डब्ल्यू स्मॉल है, उसमें है कि लघु शुष्क वाला मानसून प्रकार, कहने का मतलब मानसून प्रकार की जलवायु है लेकिन लघु शुष्क रहेगी, ठीक है। मानसून प्रकार की विंटर ड्राई, ठीक है। तो ये वाला बेल्ट है शुष्क लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, ये वाला पोर्शन, ठीक है, मालाबार कोस्ट वाला। और उसके बाद में कोंकण, नहीं कोंकण नहीं बोल सकते हैं, कर्नाटका का जो कोस्टक है और केरला वाला कोस्टल रीजन है और गोवा वाला बेल्ट है, ठीक है। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ठीक है। उसके बाद में ए कैपिटल और स्मॉल एस, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु, कहने का मतलब जो मानसूनी वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में ही मानसून प्रकार वाला जलवायु प्रदेश है जो ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, ठीक है। यहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है, ठीक है, सॉरी, तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला रीजन है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु। एस का मतलब समर ड्राई, ठीक है, समर ड्राई है तो रेनफॉल है जो विंटर में रिसीव करेगा, ये वाला बेल्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। उसके बाद में तीसरा है ए कैपिटल और डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्क वर्त के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग, ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है। और सेवन सिस्टर के भी दो स्टेट है, एक तो सदर्न त्रिपुरा है और एक मिजोरम का दक्षिणी पोर्शन है, वो भी इस ए डब्ल्यू टाइप की जलवायु से संबंधित है। उसके बाद में बी एस एच कैपिटल, सॉरी बी एस कैपिटल और एच डब्ल्यू स्मॉल है, जिसमें है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, ये वाला रीजन है बी एस एच डब्ल्यू, ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद में बी डब्ल्यू कैपिटल और एच डब्ल्यू स्मॉल है, गर्म शुष्क टाइप की जलवायु है, विंटर ड्राई, ठीक है, और हॉट एंड ड्राई टाइप की, ठीक है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट है सी डब्ल्यू जी, शुष्क शीत ऋतु, कहने का मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है वाला मानसून प्रकार का जलवायु है, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, ठीक है। तो सी डब्ल्यू जी, जी का मतलब गंगा तुल्य, ठीक है। तो ये वाला पूरा बेल्ट है वो इस मानसून से संबंधित है। सेवन सिस्टर का भी अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जो सेवन सिस्टर और सिक्किम वाला पोर्शन है ये इसमें आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है डी कैपिटल एफ सी स्मॉल, ठीक है, लघु ग्रीष्म ऋतु, कहने का मतलब जो समर सीजन है वो शॉर्ट होती है और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, ठीक है। शीत ऋतु कैसी होगी, ठंडी होगी और आर्द्र होगी, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। डीएफसी लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। और लास्ट है ई ध्रुवीय प्रकार, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला रीजन है, ये वाला बेल्ट है, ठीक है। तो ये टोटल जलवायु प्रदेश है, ठीक है। तो टोटल 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश है, ठीक है। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। और ये अर्ध शुष्क स्टेपी टाइप का जलवायु हमने गुजरात, राजस्थान और पंजाब में पढ़ा था ना, उसका एक पोर्शन है वो सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, दक्षिणी जो दक्कन ट्रेप वाला रीजन है, वहां पर भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क स्टेपी टाइप की जलवायु पाई जाती है। और स्टेपी टाइप, इंडिया में स्टेपी टाइप की जलवायु दो जगह पाई जाती है, एक तो प्रायद्वीप पठार का आंतरिक भाग और दूसरा पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला रीजन,
ठीक है, तो ये टोटल 8 प्रकार के जलवायु है। उसके बाद में नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है मॉनसून और भारत का आर्थिक जीवन। जो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है उसको मॉनसून के साथ कंपेयर किया है कि मॉनसून जो इकोनॉमिक पैटर्न है इंडिया का उसको कैसे इम्पेक्ट करता है। मॉनसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% पर 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर रहती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। सीधी सी बात है, 64% पॉपुलेशन है वो खेती पर निर्भर रहती है, और खेती किससे होगी, अच्छा मानसून होगा तो होगी। ठीक है। हिमालय प्रदेश के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष पर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। जो खेती करने की अनुकूल दशा है वो इंडिया में है, लेकिन यदि मानसून लॉन्ग टाइम तक चले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता, नाना प्रकार की फसलों को उगाने के लिए सहायक है। ठीक है। जो रीजनल वेरिएबिलिटी है टोपोग्राफी में, सॉइल में, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है मानसूनी जलवायु में। ठीक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा कुछ भागों में बाढ़ का कारण बनती है। कहने का मतलब जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे सूखा हो जाता है, एक रीजन में वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, दूसरे रीजन में वर्षा होती नहीं है तो सूखा आ जाता है। जैसे मेघालय मौसिनराम में तो बाढ़ की दशाएं होती है और पश्चिमी राजस्थान में सूखे टाइप की कंडीशन रहती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं हो तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं हो। अब वैसे तो गंगा घाटी वाले रीजन में सिंचाई के प्रॉपर जो सिस्टम है वो डेवलप है। ठीक है। लेकिन जो कृषि की समृद्धि है, ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो वर्षा पर निर्भर करती है। यदि मानसून जल्दी आए, ठीक है, और अ, वर्षा मानसून जल्दी आए और फसल प्रॉपर पक जाए उसके बाद में यदि मानसून जाए, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। यदि मानसून लेट आए और जल्दी निकल जाए तो जो एग्रीकल्चरल रोटेशन है इंडिया का वो कहने का मतलब डगमगा जाएगा और अच्छी पैदावार नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में मानसून का अचानक परफॉस्ट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। कहने का मतलब एकदम हैवी जो रेनफॉल होगी, ठीक है, तो वहाँ पर उस रीजन में मृदा अपरदन होगा। ठीक है। जो प्रोडक्टिव सॉइल है वो इरोड हो जाएगी। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कथन देकर पूछ सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो रबी की फसलों के लिए कौन सी फसल के लिए, यहाँ पे रबी की जगह कथन एक दे दिया रबी की फसल के लिए, ठीक है, और दूसरा कथन कोई मानसून से संबंधित दे दिया। ठीक है। तो पहला कथन दे दिया कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चक्रवात है जो खरीफ की फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है। दूसरा कथन ये दे दिया कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। और इसमें यदि रबी की फसल और खरीफ की फसल को लेकर यदि कंफ्यूजन होगा तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होने का चांस रहता है। ठीक है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो रबी की फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन वस्त्र आवासों की विविधता को उजागर करती है। ठीक है। तो भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता है, जो रीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का, वो भोजन वस्त्र और आवासों के विविधता में विविधता को उजागर करता है। जैसे कश्मीर वाले रीजन में अलग टाइप का रहन सहन खान पान होगा, घर अलग टाइप के होंगे। मरुस्थल वाले रीजन में अलग टाइप के घर होते हैं। ठीक है। बस्तर और खान पान अलग होता है। गंगा वाले मैदानी रीजन में भी अलग टाइप की जो वस्त्र खान पान और रहने के लिए घर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में द्वीपीय देशों में अलग होते हैं, और जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर अलग होते हैं। ठीक है। तो ये है, मानसून खत्म हो गया है। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वो है भूमंडलीय तापन के बारे में। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। वैसे तो एक डिटेल से टॉपिक है वो, अ, अगली बुक में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो क्लाइमेटिक चेंज है वो भूतकाल में पिछले टाइम में भी होता आया है। ठीक है। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके हुए थे। ठीक है। जो बर्फ की चादर थी वो लगभग पृथ्वी को थोड़ा सा पोर्शन था जो बिना बर्फ का था। ठीक है। तो इसमें जियोलॉजिकल टाइम में हम जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने भूमंडलीय तापन के वाद विवाद सुना और पढ़ा होगा। ठीक है। जो
क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बात कर रहा है। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसे मानवीय क्रिया में भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। यानी मतलब नेचुरल जो ग्रोथ होती है क्लाइमेट चेंज की वो तो हो ही रही है, ठीक है, नेचुरल कॉजेज है क्लाइमेट चेंज के वो तो है ही है, ठीक है, उसके साथ में मानवीय क्रियाएं हैं जैसे औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहे हैं, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें हो रही है, ये क्या है सारे मानव जनित कारण है। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ठीक है, हरित गृह प्रभाव के बारे में सुना होगा, ठीक है। हरित गृह प्रभाव का मतलब ये है कि ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है, और वापस ये जब पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट होती है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाकर ये कहने को मतलब इस बेल्ट को एक हरित गृह टाइप का एक लेयर बनती है, ठीक है, उस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है तो ये क्या इसी रीजन में घूमने लग जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है, इंसोलेशन यदि ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसको ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है, मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है, जो मेन कोज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में गैसों की मात्रा क्रम से बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। जो मेजर जो रोल प्ले कर रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें मतलब ये मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह प्रभाव गैस कहते हैं, ठीक है। जो ये हरित गृह प्रभाव होता है ये कौन कौन सी गैसों से होता है, ये मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इनसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य चार गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में इनका योगदान अधिक है, ठीक है। जो दीर्घ तरंगी प्रभाव, ठीक है, जैसे ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो लघु तरंगी विकिरण होती है, ठीक है, जैसे ये वापस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस से तो ये दीर्घ तरंगी विकिरण के रूप में होती है, ठीक है। लेकिन ये जो गैसें हैं कौन सी, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या करती है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में अधिक योगदान इन्हीं का है, इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो हरित गृह प्रभाव का कॉन्सेप्ट यही है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान बढ़ा है, ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी की सतह का वो 150 वर्षों में बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 21वीं सदी के अंत तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इसी वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे, इसमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल ऊंचा उठेगा, ठीक है, ऊंचा हो जाएगा। एक तो ग्लेशियर पिघलेंगे और जो एक समुद्र के तल में जो बर्फ जमी हुई है, ठीक है, समुद्र के नीचे बर्फ जमी हुई है वो भी पिघल जाएगी, ठीक है, तो उनकी वजह से जो सी लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। प्रचलित पूर्वानुमानों के अनुसार औसतन समुद्र तल 21वीं सदी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। ये फैक्ट है कि 21वीं सदी के अंत तक जो सी लेवल चेंज है वो सी लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। अब जो कोस्टल बेल्ट है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, कोस्टल रीजन है, यहाँ पर इमेजिन करिए यदि 48 सेंटीमीटर सी लेवल ऊंचा हो गया तो कोस्टल बेल्ट में अभी बाढ़ें आती हैं, जैसे चेन्नई में, मुंबई में, इन वाले रीजन में बाढ़ आती है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो विस्थापन की घटनाएं होती है। तो यदि 48 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हो गया तो इमेजिन कीजिए कितनी बाढ़ें आएंगी, ठीक है, फ्लड्स का कितना इम्पैक्ट होगा। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। अब ये मलेरिया जैसी जब हर जगह पानी भरा रहेगा तो उससे मच्छर पैदा होंगे, ठीक है, तो मलेरिया टाइप के डिजीज है वो जनरेट होगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएगी, जो प्रेजेंट टाइम का क्लाइमेटिक पैटर्न है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी अरब पेनिनसुला में जो स्नोफॉल की घटनाएं देखने को मिली थी तो ये इन्हीं का कारण है, अ, जिसके कारण कुछ भाग जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जल से वेट हो जाएंगे और कुछ शुष्क हो जाएंगे, कुछ तो जलमग्न हो जाएंगे, कुछ शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदलते जाएंगे, जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है वो बदल जाएगा, ठीक है।
यदि अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, आने वाले टाइम में वहाँ पर बाढ़ आएगी, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल पैटर्न चेंज हो जाएगा, जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन आएगा, जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आएगा, और जो इकोसिस्टम है, परितंत्र है, उसमें भी चेंजेस आएगा। पेड़ पौधे जीव जंतु उनका पैटर्न भी बदलेगा। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वैसा बुरा प्रभाव पड़ेगा, विस्थापन होगा, बाढ़ आएगी, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो सारा मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, वो भी जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो जलवायु से संबंधित टॉपिक था। तो चलिए, थैंक यू। और इस जो सेशन की पीडीएफ है, जलवायु से संबंधित टॉपिक की पीडीएफ है, आपको जो टेलीग्राम चैनल है, इस यू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगेन थैंक यू।